हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वन शॉट करने जा रहे हैं। करीबन आपको 1 से 1.5 घंटे में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट बी वीडियो आएगा। पार्ट ए वीडियो अगर नहीं देखे हो जाके पहले देख लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एफएम का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। और उस प्लेलिस्ट में आपको ए टू जेड मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अभी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वीडियो आ रहा है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल पार्ट बी का वीडियो आएगा। इसके बाद एफएम से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना करने से हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो आपका 60 to 70% हो जाएगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। अब रिमेनिंग 30% के लिए ना हम आपको आपको लक्ष्य वेदी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारा जो सजेशंस होते हैं लक्ष्य वेदी वो प्रोवाइड करेंगे आपको। मैंने लिवरेज के 2019 से लेकर के 2025 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूँ। वैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग थोड़े से ओल्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे 2010 का 12 का भी पूछ सकते हैं ये लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो लिवरेज में ना मैंने करीबन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पिक किए हैं जो वन वन थोड़े टफर साइड में है, मतलब जो लास्ट 7 साल 8 साल से नहीं पूछे हैं। क्योंकि जो करीबन 2019 से जो क्वेश्चन पूछा वो तो मैं करवा ही दिया आपके सामने। लेकिन 2010 से लेकर के 2015 के बीच में ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे, वो अभी करीबन 10 साल से नहीं पूछ रहे। तो फिर भी मैं आपको अपना जो लक्ष्य विधि जो हमारा सजेशन होता है उस सजेशन में मैं आपको लिवरेज के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन के साथ मतलब मैं आपको ना लिवरेज के सजेशन देने वाला हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेशन देने वाला हूँ, वर्किंग कैपिटल का सेशन देने वाला, हर एक चैप्टर का मैं सेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है। ये सेशन कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम तो बैन हो चुका आपको पता है 22 तारीख तक। तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये 12 बजे तक जब ये वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं सेशन दे दूंगा। उस सेशन में देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, तो उसका सोल्यूशन आप देख करके समझिएगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा हमारा नंबर, हमारी टीम का नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कीजिएगा। आपको हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद वर्किंग कैपिटल का वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, एफर्ट्स पसंद आएगा बस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तबियत ठीक रहता तो लाइव आके कराते, कल ही करवा देते। तबियत ठीक नहीं है, लॉन्ग सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, तुम लोगों को पता है चीज। ठीक है, स्टिल आराम कर रहा हूँ, मेडिकेशन पे हूँ, दवाई ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो जितना हो सकता है उतना मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गए मेरी बात? तो तबियत अगर ठीक रहता तो लाइव सेशन भी आराम से लेते, क्योंकि लाइव सेशन में क्या है ना, कंटिन्यू बोलना पड़ता है और करीबन 3 से 4 घंटे लाइव सेशन लेना पड़ता है। वो इज इट नॉट पॉसिबल एट दिस बॉडी कंडीशन। ठीक है, दैट इज वाई लाइव नहीं करवा पाया। सेमेस्टर 7 में अगर आप लोग आओगे तो पूरी पूरी, अभी तो मैं थोड़ा सा तुम लोग का जब एग्जाम हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं होता ना रेस्ट रेस्ट लूंगा, थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर के पास अभी बीच में गया भी नहीं। ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर मेरा रिकवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये दिक्कत क्या हो जा रहा है ना कि लॉन्ग सेशन लेने से दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? तुमको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करना, प्लीज वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में एफएम का प्लेलिस्ट दिया हुआ, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, मान लो ये एपीसी लिमिटेड है। ठीक है, इनको नया प्रोजेक्ट चालू करना है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या। मान लो ये एपीसी लिमिटेड है, इनको नया प्रोजेक्ट चालू करना है। अब भाई जब भी आप नया प्रोजेक्ट चालू करोगे या नया 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 ब्रांच ओपन करोगे तो यू नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपको बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप वो पैसा कहाँ से ला सकते हैं? आप शेयर इशू करके ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ला सकते हैं, डिबेंचर इशू करके ला सकते हैं, या बैंक से लोन लेकर आ सकते हैं, या जो कंपनी का जो खुद का रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसको अपने रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, जिसको अपने सेविंग्स बोलते हैं, कंपनी अपना खुद का सेविंग भी यूज कर सकती है नया प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर मुझे नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, नया प्रोजेक्ट मुझे लॉन्च करना है, तो मुझे कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल मेरा इक्विटी शेयर से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है, डिबेंचर, बैंक लोन, और जो कंपनी का खुद का सेविंग्स है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो पैसा भी हम यूज कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग करते ही हैं एक्सपेंशन के लिए, या बाकी आपको पता है कॉर्पोरेट आपने पढ़ा, कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट पढ़ा है, रिजर्व सरप्लस अपने बाई बैक ये सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब कंपनी सपोज डिसाइड करती है कि वो इक्विटी शेयर से पैसा उठाएगी। तो अगर कंपनी नया प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी शेयर इशू किया, तो भैया जब इक्विटी शेयर इशू करोगे तो पैसा तो मिल जाएगा आपको। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको एक टाइम के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी, डिविडेंड कौन पे करती है, डिविडेंड पे करेगी एपीसी लिमिटेड। तो जो एपीसी लिमिटेड डिविडेंड पे करेगी उनके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। उनके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अरे भाई एज ए कंपनी मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या खर्चा। तो अगर कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा उठाती है नए प्रोजेक्ट के लिए तो उनको क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है नया नया प्रोजेक्ट के लिए तो उनको बाद में क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। अगर कंपनी डिबेंचर या बैंक लोन से पैसा उठाती है नए प्रोजेक्ट के लिए तो उनको उनको क्या पे करना पड़ेगा, अगर डिबेंचर उठाएगा तब भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक लोन उठाएगा तब भी उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी पे कर रही है, ये जो कंपनी पे कर रही है डिविडेंड डिविडेंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट, इसी को अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बदले, हेलो सर जी कैपिटल के बदले जो कंपनी जो पे कर रही है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बदले जो कंपनी पे कर रही है। तो देखो ना, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, इनके बदले कंपनी क्या पे कर रही है, या तो डिविडेंड पे कर रही है या तो इंटरेस्ट पे कर रही है। इसी डिविडेंड को पे करना, यही इंटरेस्ट को पे करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो देख लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी। जो भी कंपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रही है अपने ओनर को या अपने डिबेंचर होल्डर को या अपने इन्वेस्टर को, ठीक है, उसी को अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट की बात करूं तो इसके टोटल 4 कंपोनेंट है। 4 मतलब कहां कहां से पैसा आ सकता है। एक है इक्विटी शेयर से पैसा आ सकता है, प्रेफरेंस से आ सकता है, डिबेंचर या बैंक लोन, अच्छा डिबेंचर स्लैश बैंक लोन, यहाँ पे बैंक लोन भी हो सकता है क्योंकि दोनों के लिए इंटरेस्ट तो एक ही होता है ना, दोनों के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं। तो डिबेंचर या बैंक लोन या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट के चार कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 4 कंपोनेंट है। पहला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यही चार तरीका है पैसा उठाने का। मेजर 4 तरीका है, यही मेजर 4 तरीका है जहां पे कंपनी ज्यादा रिलाई करती है। या तो इक्विटी से पैसा उठाएगी, या प्रेफरेंस से पैसा उठाएगी, या डिबेंचर्स पैसा उठाएगी, या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स पैसा उठाएगी। ठीक है, तुमको अगर ये नोट्स चाहिए ना, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये नोट्स। हाँ ठीक है, स्टिल कोई भी नोट्स तुमको चाहिए या कुछ भी डाउट हो रहा है तो भैया आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे ना, तो मेरा नंबर भी, नंबर मैं क्या लिखूंगा, मेरा नंबर वहां पे दिखेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होकर नंबर लेकर अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर को अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। यही होता है चार चार कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले किसी बात करता हूँ, डिवेंचर की बात करूंगा। 4 है ना, तो अपने को डिवेंचर पढ़ना है, प्रेफरेंस पढ़ना है। अच्छा, फायदे पता क्या है, फायदा क्या है, ये दोनों पढ़ने के बाद इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर, आपको पता है ये जो रिटेन्ड अर्निंग आया है ये कहां से आया, रिजर्व सरप्लस। तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो किसका है, इक्विटी शेयर का ही तो है। इसलिए पता है इक्विटी शेयर सीख जाओगे ना तो ये रिटेन्ड अर्निंग का भी ट्रीटमेंट सीख जाओगे। इक्विटी शेयर सीख जाओगे तो रिटेन्ड अर्निंग का भी सीख जाओगे। समझ है मेरी बात। ठीक है, वही चीज यहाँ पे वो बोला गया है। तो आपको 3 ही चीज सीखना है, एक डिबेंचर सीखना है, एक प्रेफरेंस शेयर सीखना है, मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीखते ही आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की बात करूं, ठीक है, पहला है इसका इरिडीमेबल और दूसरा है रिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑलवेज इंटरेस्ट पे ही करना है, आपका जो डिबेंचर है कभी रिडीम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला हियर द इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी अप टू द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आपको इंटरेस्ट पे ही करना है। जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी बंद हो गई, तब आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो हमारे देश में ना इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ ही नहीं है। ये यूएसए वगैरह में अलाउ होता है, हमारे देश में अलाउ ही नहीं होता इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया कि जब तक कंपनी एक्टिव है, उसका एग्जिस्टेंस है, तब तक आपको इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होता है।
एक ही कंडीशन में आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो इंडिया में ऐसा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ ही नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन सेट होता है, अगर क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो फॉर्मूला पे अपने ये लगाएंगे, केडी इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू कर देंगे 100, इनटू कर देंगे 100, ठीक है ना। केडी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, केडी के मतलब हो गया कॉस्ट, डी मतलब डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट माइनस 1 माइनस टैक्स, टी मतलब टैक्स, बाई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू कर देंगे 100। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता, जो फेस वैल्यू है ना, जो प्रेफरेंस शेयर का जो फेस वैल्यू है उसमें अगर प्रीमियम दिया रहेगा तो ऐड कर देना, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करते वक्त, सॉरी डिबेंचर को इशू करते वक्त आपने जो भी खर्चा किया है, जो भी खर्चा किया है, देखो ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करते वक्त आपने जो भी खर्चा किया उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो नेट नेट प्रोसीड कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस द फ्लोटेशन कॉस्ट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस द फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, तो आएगा अपना नेट प्रोसीड। अब बात करते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है, जो डिबेंचर है वो 4 साल के बाद 5 साल के बाद रिडीम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला अपने क्या यूज करेंगे, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, यहाँ भी आएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 माइनस टैक्स इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद हम लोग टैक्स पे करते हैं, समझ गया ना। या तुम ऐसे समझो ना कि जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी अपना खर्चा दिखाती है, और खर्चा दिखाने से कंपनी का इनकम कम होता है, और जब कंपनी का इनकम कम होगा तो कंपनी टैक्स कम देगी। दैट इज वाई हम लोग जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना उसमें से टैक्स, उससे हमारा टैक्स कम हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इसका दो रीजन है, पहला कंपनी का टैक्स कम हो जा रहा है इसलिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि हमने जो इंटरेस्ट पे किया था वो बिफोर टैक्स था, हमने जो इंटरेस्ट पे किया था वो टैक्स पे करने से पहले इंटरेस्ट पे किया था। कंपनी जब टैक्स पे करती है तो सबसे लास्ट में पे करती है, खर्चे वर्चे हटाने के बाद पे करती है। तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया सबसे लास्ट में पे किया, तो एट द एंड आपको इंटरेस्ट से भी तो टैक्स हटाना पड़ेगा। तो दो रीजन है, समझ गया। तुमको समझ में नहीं आ रहा, बस फॉर्मूला याद कर लो, क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स इनटू आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देगा 100। आरवी का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। टी का मतलब क्या होता है, टैक्स। केटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वेंचर। और एनपी का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड, ठीक है। तो दो फार्मूला आपको है, अगर इरिडीमेबल आएगा, इरिडीमेबल तो इरिडीमेबल देखना नंबर ऑफ ईयर मिसिंग रहेगा। जब भी बोलेगा ना डिबेंचर रिडीम हो रहा है 4 साल या 5 साल में, तब आप रिडीमेबल का फॉर्मूला लगाइएगा। तो वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका के डी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन। आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी मतलब नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे 100। हम लोग पेड कोर्सेज में ना सब बताते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये सब हम लोग समझाते हैं, पर टाइम नहीं है, कल एग्जाम आपका है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। आरवी मतलब क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, टाइम टी मतलब होता है टैक्स, और केडी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात करूं, तुम्हें भी तो होगा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी दो टाइप के हो गए, रिडीमेबल एक हो गए इरिडीमेबल। जो प्रेफरेंस शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 4 साल 5 साल के बाद रिडीम हो रहा है उसको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, केपी, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, अब देखो ना प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ना वो आफ्टर टैक्स होता है, तुम लोग को मैंने कल लिवरेज पढ़ाया था। लिवरेज देखना, हम लोग टैक्स पे करने के बाद हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है तो इसको 1 - t करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ पीडी आया, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू करते हैं 100। देखो ना सारा फॉर्मूला सेम ही है ना, सारा फॉर्मूला सेम ही है, कहाँ डिफरेंस है। यहाँ बस, यहाँ बस क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, बाकी सेम फार्मूला हो गया, बाकी सेम फार्मूला हो गया, समझ गए। तो ये रिडीमेबल का फार्मूला है, पीडी
प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन। ये कॉपी में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है। तो पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे 100, आ जाएगा रिड्यूएबल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का। और अगर रिन्यूअल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इरिडीमेबल होगा। अगर ईयर मिसिंग होगा प्रेफरेंस शेयर का तो इरिडीमेबल का होगा। अगर बोलेगा प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो रहा है या कोई ईयर वेयर मिसिंग है मतलब ईयर नहीं है, तो समझ जाना वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का सम्स है। तो फार्मूला क्या होगा, केपी इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100। पीडी मतलब प्रेफरेंस शेयर, एनपी मतलब नेट प्रोसीड इंटू कर देंगे 100, ठीक है। तो आरबी मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, एनपी मतलब नेट प्रोसीड। तो अब सब कुछ तो पता चल गया। याद करें डिविडेंड हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जो पेमेंट होता है डिविडेंड का वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ये नोट मैंने लिखवा दिया कि डिविडेंड हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे, लेकिन जब डिविडेंड पे करने की बात आती है तो हमेशा प्रॉफिट से पे करते हैं, ठीक है दोस्तों, ओके। अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं, तो एक काम करता हूं मैं आपको पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का कुछ सम्स करवा देता हूं, फिर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आता हूं, ठीक है। पहले कुछ सम्स, रुको मैं एक बार वीडियो पॉज करके सम्स डिसाइड कर लूं क्या करना चाहिए। अब देखिएगा मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्योंकि 4 का बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये अपने बाद में करेंगे, पहले 4 का बी करेंगे, ठीक है। बोला है एबीसी लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर ऑफ अ फेस वैल्यू 100 ईच एट अ डिस्काउंट 3%, ठीक है। डिबेंचर में डिस्काउंट पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2%, ठीक है। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम 10%, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। तो एक चीज देख रहे हो आपको, कंपनी बोल रही है कि जब वो डिबेंचर इशू कर रही है 12% के हिसाब से, तो फेस वैल्यू है 100 रुपया एट ए 3% डिस्काउंट, तो 100 में से 3% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फिर उसका 2% हमारा क्या फ्लोटेशन कॉस्ट है, 2% हमारा क्या फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऑलमोस्ट देखा जाए 3% का डिस्काउंट है, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है। तो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल दो, 3% का डिस्काउंट निकाल दो, ठीक है। फिर कंपनी बोल रही है डिवेंचर को रिडीम करेगी 10 साल के बाद एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10 साल के बाद रिडीम करेगी, ठीक है, लेकिन 10% प्रीमियम देने के बाद। तो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, ठीक है। उसमें 10% का प्रीमियम ऐड करके देगी, मतलब 110 पे रिडीम करेगी। तो रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, आरवी रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा 110। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 40%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा नेट प्रोसीड, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रोसीड। उसके बाद आपको इसको सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, केडी इक्वल टू, और केडी क्या डिबेंचर है ना, डिबेंचर बिफोर टैक्स होता है, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे 100, आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्किंग निकालेंगे। चलो वर्किंग निकालते हैं इसका, 4 का बी। ये बुक मैं पूरा शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पूरा बुक ही मैं एफएम का शेयर कर दूंगा, तो मेरा बुक का ही रेफरेंस फॉलो करना 4 का बी। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, जिसको अपने एनपी बोलते हैं, ठीक है। आपका फेस वैल्यू कितना है 100, उसमें से डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3% माइनस कर दो, 3 रुपया। 100 का 3% कितना होगा, 3 रुपया होगा। 100 का 3% ना, 100 का 3% कितना होगा, 3 रुपया, तो हो गया 97। ये हो गया इशू प्राइस, इसको अपने क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। अब लेस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे निकाल करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हाइयर, तो अब आप बताइए फेस वैल्यू कितना है 100 और फ्लोटेशन इशू प्राइस कितना है 97। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है ना, वो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हाइयर, तो इशू प्राइस है 97
फेस वैल्यू 100, तो हायर क्या होगा 100, तो 100 का 2%, तो 2 रुपये आएगा। ये हो जाएगा आपका 95। ये हो जाएगा आपका नेट प्रोसीड, ये हो गया नेट प्रोसीड। ठीक है, अब अपने फॉर्मूला पुट कर देंगे। केडी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी divided by n is the number of years, whole divided by rv plus np divided by 2 into कर देंगे 100। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो देखो इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब हम लोग ने जब फेस वैल्यू दिया रहेगा ना, तो फेस वैल्यू भी कैलकुलेट करना आसान पड़ेगा। ठीक है, हम लोग हमेशा ना जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ना, तो हमेशा क्या करते हैं, देखो फेस वैल्यू फिर जब निकालोगे ना, तो एक डिबेंचर का कॉस्ट निकलेगा। तो अपने को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना वो एक डिबेंचर का निकालना है, क्योंकि देखो अपना डिबेंचर है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं। ऑलवेज क्या करना, फेस वैल्यू पे निकालना। सॉरी, यहाँ पे डिबेंचर है, आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100, तो ऑलवेज जब फेस वैल्यू दिया रहेगा ना, तो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब आप बताओ फेस वैल्यू है 100, उसका 12% डिबेंचर, तो 100 का 12% आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट है। तो फेस वैल्यू 100, तो 100 पे आपको 12% का इंटरेस्ट देना, तो कितना हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। तो 100 का 12% कितना हो गया 12 रुपया, तो इंटरेस्ट आपका हो गया 12 रुपया। 1 माइनस टैक्स, टैक्स की बात करते हैं। टैक्स कितना परसेंट है देखिएगा, टैक्स आपका है 40%। टैक्स कितना है 40%, 40% मतलब 0.4, 40% मतलब 0.4। ठीक है, प्लस आरवी मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, बोल रहा है कि 10 साल के बाद रिडीम करेगा 10% प्रीमियम पे। तो फेस वैल्यू कितना था 10 रुपया, इसमें 10% ऐड करके फिर पे करेगा, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 110, है ना। रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 110। तो आपका फेस वैल्यू है 100 रुपया, 10% उसमें प्रीमियम ऐड करके फिर रिडीम करेगा, तो फेस वैल्यू पे ही प्रीमियम ऐड करके फिर रिडीम करेगा। तो 100 रुपया में इशू किया था, और जब 10 साल के बाद पेमेंट करेगा, तो उसमें 10% ऐड करके पेमेंट करेगा। वही चीज बोल रहा है कि रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कि जो 100 रुपया, जो 100 रुपया जो फेस वैल्यू था उसमें 10% ऐड करके फिर रिडीम करेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 110 माइनस हमारा नेट प्रोसीड कितना था 95, नंबर ऑफ ईयर कितना था 10 साल, होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इनटू कर देंगे 100। आ जाते हैं 12 इंटू, अच्छा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 12 इंटू, देखो ना 12 इंटू, ये हो जाएगा 0.6 इंटू कर दो 12, 12 से इंटू कर दो 0.6 में, कितना रहा 7.2, 12 इंटू 0.6 7.2 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 110 माइनस 95 कितना होगा 15, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइड बाई 10 कर दो 1.5, 1.5। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करो, 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है 102.5 इनटू कर दो 100। सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 7.2 प्लस 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100 कितना आ रहा है 8.49, 8.49। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट आउट 7.9 आ रहा, देख रहा हूँ कैलकुलेशन गलती तो नहीं है कुछ, कैलकुलेशन तो गलती नहीं है कुछ, देख ले रहा हूँ एक बार। नहीं नहीं सही है, यही सही है, यही सही है। एक्चुअल में जो बुक्स वगैरह में क्या होता है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला लोग डिफर करता है, बुक्स वगैरह में थोड़ा फॉर्मूला डिफर करता है। मतलब वो लोग क्या करता है ना, मतलब ये 1 माइनस टैक्स को बाद में करता है, मतलब इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स नहीं करता है ये लोग। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा जो भी सॉल्व करने के बाद 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करता है।
ठीक है। सिंस बुक में दिया वो भी सही है, बट बेटर क्या है, ये फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको सिखाया हूं ना, ये सीए इंटर वगैरह फॉर्मूला है, इसमें यही सब यूज होता है। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। क्लियर है चीज? ओके। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जो आया ना बुक में, देखो ना मेरा कितना आया, मेरा आया है 8.49, और यहाँ पे कितना आया है 7.9। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है ना, उसमें ये लोग क्या किया है बता रहा हूँ, बुक में क्या किया है, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी ये सब सेम किया है। ये जो वन माइनस टैक्स है ना, इसको फिर यहाँ पे किया है वन माइनस टैक्स, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आया। बट ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग साथ में ही करते हैं, ठीक है। अगर आप एफएम का रियल बुक फॉलो करो जो दिया है सीए इंटर वगैरह में, देखना ऐसे ही फॉर्मूला होता है। दिस इज द रियल फॉर्मूला, ठीक है। आइए नेक्स्ट सम्स मैं एक बार चूज कर लेता हूँ। ये वाला, ये सम्स क्वेश्चन 6, ये तो मैं बुक में ही सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन 6, चलो एक बार क्वेश्चन 6 में समझा दे रहा हूँ। क्या दिया है, कौन सी पी लिमिटेड इशूड 10 लाख, पी लिमिटेड इशू 10 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच। द फ्लोटेशन कॉस्ट वाज 2% ऑन द इशू प्राइस, 2% ऑन इशू प्राइस, ठीक है। 2% इशू प्राइस, तो इशू प्राइस मेरा क्या है 100 का 2% कितना होता है 2 रुपया, तो 100 था, 100 में से 2% अपना फ्लोटेशन कॉस्ट हटा देंगे, तो हमारा नेट प्रोफिट कितना होगा 98। प्रेफरेंस शेयर विल रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर, मतलब रिडीमेबल सम से दिया हुआ है। याद करिएगा प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स होता है, तो ओनली हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, द प्रेफरेंस शेयर विल रिडीम एट ए प्रीमियम 5%, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा 5% प्रीमियम पे। तो एक बार मैं इसको ना क्वेश्चन को एक बार साफ सुथरा कर दे रहा हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। 10 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर है, 11% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके फेस वैल्यू है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपका 2% है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगा 5% पर आफ्टर 5 ईयर, तो 100 रुपया है ना, 100 रुपया है, उसमें 5% ऐड करके फिर उसको रिडीम करेगा, मतलब वो 105 पे रिडीम करेगा, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करूँ, 100 रुपया था, उसमें से 2% हटा दिया, तो हमारा नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा 98। तो ये मेरा हो गया नेट प्रोसीड, और 105 मेरा हो गया, 105 मेरा हो गया रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है। फिर टैक्स रेट अप्लीकेबल टू द कंपनी 30%, टैक्स रेट दिया 30% मतलब 0.3। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, नॉर्मली अब के टाइम पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, सिंस ये पुराना संस्था तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ था। बट अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया रहेगा। बट अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया रहेगा ना, तो सिंपली क्या कर देना, इसको ऐड कर देना। 2022 में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को हटा दिया गया, पर ये सम्स उसके पहले का है, तो पहले होता था, पर अभी जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसे सम्स आ गया और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी दे दिया, तो कैसे लगाओ, तो फॉर्मूला अपने ये लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू, अपने वहां पे लिखते थे ना डिविडेंड, केडी लिखते थे ना, केडी मतलब पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बस सिंपली क्या करोगे डिविडेंड में ना ये कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड कर दोगे, तो हमारा डिविडेंड था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा D1 + T, ठीक है। प्लस वही सेम फार्मूला, अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया रहेगा, मान लो ये नहीं दिया रहता, तो जस्ट यहाँ पे डिविडेंड ही आता, फिर ये नहीं लिखते, फिर वही जो सेम फार्मूला मैंने सिखाया है वही सेम फार्मूला पुट करते अपने, ठीक है ना, समझ रहे हो, हाँ सर। तो अपने डी सिंस 1 + T कर दिया बिकॉज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ था, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड 2 इनटू कर देंगे 100, ठीक है। अब देखा ना यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकालोगे, ये 100 रुपया है, 100 रुपया का 11%, जो 100 रुपया हमेशा जब भी फेस वैल्यू दिया रहेगा ना, फेस वैल्यू पे ही पुट करोगे, फेस वैल्यू पे ही सम से निकालोगे,
तो 100 पे 11%, कितना हो गया? 11 रुपया। तो अपने 11 रुपया यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स। 1+T, तो टी मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की बात हो रही है। तो 1+T, टी हो गया मतलब 10%, तो 10% होता है 0.1, तो 1+0.1 प्लस आरवी मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना निकाले थे? 105, तो यहाँ हो गया 105, माइनस नेट प्रोफिट कितना निकाले थे? 98, तो यहाँ हो गया 98, डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के बाद रिडीम कर रहे हैं? 5 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 105 मतलब आरवी प्लस एनपी, एनपी कितना था? 92, नेट प्रोफिट 92, डिवाइडेड बाई 2, इनटू कर देंगे 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, अगर सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना? पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना? तो इसको करने के बाद आएगा 13.30, आंसर कितना आ जाएगा? 13.30। देखो आंसर मैच भी कर रहा है, 13.3, यहाँ भी आंसर आ रहा है 13.3, देख लो आंसर आ रहा है 13.3, 13.3, यहाँ भी आ रहा है 13.3। ठीक है, तो एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन 6 का ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं एज इट इज बुक शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तुमको ये ऐसे मिल ही जाएगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो एक डिबेंचर का सम्स करा दिया, एक प्रेफरेंस का सम्स करा दिया। ठीक है, अब देखिए ना एग्जाम में ना आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन भर भर के पूछता है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ाना, उसके बाद वैक, वैक से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, तो अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझने। ये अपना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ना देखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में टोटल पांच पांच मॉडल है। पहला मॉडल है डिविडेंड प्राइस मॉडल, दूसरा है अर्निंग प्राइस मॉडल, तीसरा है अर्निंग ग्रोथ मॉडल, चौथा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और पांचवा है कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, सीएपीएम बोलते हैं, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल। ठीक है, ये पांच मॉडल है, ये पांच मॉडल है। पांचों मॉडल से क्वेश्चन ज्यादातर पता कौन सा पूछता है? या तो डिविडेंड पूछता है, या तो अर्निंग में पूछता है, या अर्निंग ग्रोथ में पूछता है, या डिविडेंड ग्रोथ पूछता है। तो ग्रोथ में खाली जी ऐड कर देना और कुछ नहीं, सब में खाली जी ऐड कर देना। इससे भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है। तो अपने पांच मॉडल पढ़ लेते हैं। पहला है डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला है सिंपल, डिविडेंड पर शेयर, इसको बोलते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। तो डीपीएस मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, एमपीएस होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया? डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अगर अर्निंग प्राइस मॉडल की फॉर्मूला की बात करो तो इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये इक्विटी का समझा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, अर्निंग प्राइस मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया? ईपीएस डिवाइडेड बाई एमपीएस इनटू कर देंगे 100। तो अर्निंग प्राइस मॉडल फॉर्मूला हो गया अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब वही अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब अगर मैं अर्निंग ग्रोथ की बात करूं, ये तो फॉर्मूला याद आया डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल क्या बोलते हैं? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। अर्निंग प्राइस मॉडल का बोलता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। अब अगर मैं अर्निंग ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 डिवाइडेड बाई P0 इनटू कर देंगे G। E1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड अर्निंग, सॉरी E1 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड अर्निंग। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर में कितना अर्निंग मिलेगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग मतलब ये नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर आप कितना कमाओगे। तो E1 का होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग। P0 का मतलब होता है करंट ईयर में मार्केट प्राइस पर शेयर क्या, मतलब करंट ईयर में मार्केट में एक शेयर का दाम क्या चल रहा है। P0 का मतलब होता है करंट ईयर मार्केट प्राइस, कि करंट ईयर में मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी मान लो कंपनी है, उस कंपनी में आज के दिन, उस कंपनी का आज के दिन करंट मार्केट प्राइस क्या है, उस कंपनी का आज के दिन करंट मार्केट प्राइस क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ P0। प्लस करेंगे जी मतलब होता है ग्रोथ रेट, तो क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया रहेगा। तो E1 हो गया। अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया? E1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। E1 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड अर्निंग नेक्स्ट ईयर, मतलब कितना कमाओगे आने वाले साल में, डिवाइडेड बाई P0 अभी आज के दिन मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, प्लस ग्रोथ रेट। अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करूं वही D1,
डिविडेंड मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब नेक्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा, डिवाइडेड बाई या नेक्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। तो D1 डिवाइडेड बाई P0, P0 मतलब करंट ईयर मार्केट प्राइस पर शेयर है। P0 का मतलब क्या होता है, करंट ईयर मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, प्लस जी मतलब होगा ग्रोथ रेट। तो जब भी ग्रोथ रहेगा ना तो लास्ट में जी को ऐड करना पड़ेगा, जब भी ग्रोथ रहेगा लास्ट में जी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया, E1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। E1 मतलब अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाई करंट ईयर मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ। अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो D1 प्लस P0 प्लस जी। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई करंट ईयर मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। आइए बात करते हैं CAPM का फॉर्मूला, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, CAPM कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, ठीक है। इसका होता RAF प्लस REM माइनस RAF इंटू बीटा, ठीक है। तो REM माइनस RAF क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, REM माइनस RAF हमारा होता है रिस्क प्रीमियम या एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है। कैसे, RAF होता है रिस्क फ्री। जब अब मैं बैंक में पैसा लगाया तो बैंक वाला मेरे को मान लो 6% का FD दे रहा है, 6% का बैंक वाला FD पे इंटरेस्ट दे रहा है 6% का, तो ये मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है। मुझे मुझे पता है 6% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पैसा मैं FD ना करा करके, मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स ले लिया और स्टॉक मार्केट में मेरे को 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो अब आप बताओ 14% का रिटर्न मुझे मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बैंक में कितना परसेंट दे रहा है, 6%, तो मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, 8% का रिस्क ले रहा हूँ। 14% मैं कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, बैंक वाला बोल रहा है भैया 6% आप स्टॉक मार्केट में क्यों लगा रहे हो, आप FD करो ना, 6% दे देंगे। तो 6% के लिए तो रिस्क ही नहीं है, मुझे रिस्क, मैं रिस्क ले रहा हूँ स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करके। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे वहां पे 14% मिला, ठीक है। बैंक वाला दे रहा है 6%, तो मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, 8% का तो रिस्क ले रहा हूँ ना। 14% में से 6% तो बैंक बोल रहा है सर घर बैठे आपको दे देंगे, तो 14% मिल रहा है मेरे को स्टॉक मार्केट से, 6% मुझे बैंक वाला दे रहा है, तो मैं इसका कितना ले रहा हूँ, 8%। ये जो डिफरेंस था ना 14% और 6% को ना, इसी को अपने बोलते हैं REM माइनस RF। REM का मतलब होता है रिटर्न एसोसिएटेड विद द रिस्क, रिटर्न एसोसिएटेड विद द रिस्क। तो भैया एसोसिएटेड विद रिस्क, रिस्क रिस्क के साथ रिटर्न कितना था 14%, माइनस RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, तो बैंक वाला कितना परसेंट दे रहा था, 6% दे रहा था, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8%, यही 8% मेरा रिस्क है। तो REM माइनस RF का मतलब कितना रिस्क, जिस जिस रिटर्न में रिटर्न में जो रिस्क इन्वॉल्व है। तो REM मतलब हो गया रिटर्न के साथ रिस्क। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ और मैं 14% कमाता हूँ तो मेरा रिस्क उसमें भी है, तो 14% मेरा हो गया REM। बैंक वाला कितना दे रहा था, 6%, वो गया मेरा RF। तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8%, तो इसी का डिफरेंस हो जाएगा मेरा 8%, ठीक है। तो RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न प्लस ये 8%, ठीक है, प्लस बीटा। बीटा हो गया आपका ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, बीटा ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये एक्चुअली ना करंट प्राइस को देख करके दिया रहता है, ये ऑलवेज आपका बीटा का वैल्यू ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने सब करवा दिया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना अर्निंग प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल, ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप एक बार मैं आपको दोबारा करा दे रहा हूँ बिकॉज फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज है। डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अर्निंग प्राइस मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100। अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया, E1 मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाई P0 करंट ईयर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू कर देंगे 100 प्लस जी। E1 प्लस क्या फॉर्मूला था, E1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी, ठीक है। अगर मैं डिविडेंड की ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो आपका हो जाएगा D1 प्लस पी D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मतलब होता है करंट ईयर मार्केट प्राइस, प्लस हो गया जी मतलब ग्रोथ रेट। अगर मैं CAPM का फॉर्मूला बात करूं, कैपिटल एसेट्स प्राइस मॉडल फॉर्मूला बात करूं, RAF प्लस REM माइनस RF इंटू बीटा। RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस REM मतलब हो गया रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न, माइनस RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न इंटू कर देंगे बीटा। बीटा क्वेश्चन ऑलवेज दिया रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CAPM, ठीक है ना।
तो होपफुली मैंने सारा फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। वैक का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो आपको मैं एक वैक का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक डिविडेंड प्राइस मॉडल और ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला का सम्स करा दे रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छा सम्स आपको करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। आपको यहाँ बोला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बार पूछा, आपको बोलता है एक वेटेड वैक निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, डब्ल्यू ए मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कभी कभी बोलता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो पहले मार्जिनल करेंगे, उसके बाद वेटेड करेंगे। ये दो क्वेश्चन कर लो, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो जब भी ना बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चार कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट थे, चार कैपिटल। मैंने ऑलरेडी तुमको चार कंपोनेंट पढ़ाया था ना, चार कंपोनेंट। पहला क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। यही चार कंपोनेंट का हम लोग निकालेंगे वेटेड, यही चार कंपोनेंट का निकालेंगे हम लोग एवरेज, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन में ना ऑलरेडी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट और रिटेन अर्निंग दे दिया, लेकिन जब लोग वेटेड निकालेंगे ना तो नहीं दिया रहेगा। वेटेड अपनों को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दे दिया है, ठीक है। फिर आगे बोला यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, वर्कआउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डेट, रिटेन अर्निंग। तो आपको निकालना मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को ना हमेशा एडिशनल से मतलब होता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, तो हमको सिर्फ एडिशनल वैल्यू से ही मतलब है, क्योंकि जब मार्जिनल का मतलब हमें एडिशनल का, हमें इससे मतलब नहीं होने वाला है, हमें सिर्फ एडिशनल रिक्वायरमेंट से ही मतलब होने वाला है, ठीक है ना। तो इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, डेट दिया है, रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। तो पहले हम ऐसे ये सब लिख देंगे। पहले यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका सोल्यूशन देख लो। ये हैंड रिटन नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर लिखेंगे आइटम्स। आइटम में चार आइटम्स था, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग, या इसी को पर्टिकुलर बोलेंगे, ठीक है। फिर अमाउंट ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, इक्विटी का 4000, प्रेफरेंस शेयर का 2000, डेट का 3000, रिटेन अर्निंग का 1000 रुपया। देख लो, 1000, 2000, 3000, 1000 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना पड़े इसका वेट। वेट कैसे निकालोगे, तो एक हो गया तुम्हारा आइटम, दूसरा हो गया तुम्हारा अमाउंट। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब निकालेंगे वेट। वेट कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको ऐड करो, ठीक है। ये जो अमाउंट दिया है इसको ऐड करो, तो ऐड करके आएगा 10,000। तो देखो मैंने समेशन लिखा है, समेशन। समेशन मतलब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया, तो ऐड कर कितना आया 10,000, ठीक है। तब वेट कैसे निकालोगे, 1/10,000, 1/10,000 इंटू देखो यहाँ पे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट वेट। वेट कैसे निकालोगे, 1/10,000 इंटू दो बार कर दिए, कैलकुलेटर में देख लो एक बार, कैलकुलेटर देख लो, मेरे साथ करो ना, मेरे साथ करो ना। 1/10,000 इंटू हो गया, दो बार इंटू इंटू, हाँ सर हो गया। अब करेंगे 4000 इक्वल, 4000 इक्वल तो आएगा 0.4। फिर करेंगे 2000 इक्वल, 2000 इक्वल आएगा 0.2। फिर करेंगे 3000 इक्वल 0.3, फिर 1000 इक्वल 0.1, और सबको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना वेट देख लो। तो पहले आप क्या करोगे, अमाउंट को ऐड करोगे, ऐड करके आएगा 10,000। अब निकालेंगे वेट। वेट, तो वेट कैसे निकालोगे, 1/10,000 इंटू फिर 4000 इक्वल, फिर 1/10,000, 1/10,000 इंटू, ठीक है। फिर 4000 इक्वल, 2000 इक्वल, 3000 इक्वल, 1000 इक्वल, तो आ जाएगा वेट। देख लो कैलकुलेशन ऑफ वेट ऐसे होगा, ठीक है। वेट निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ कैसे, के मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ना कॉस्ट के दिया हुआ है। इक्विटी का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, प्रेफरेंस का दिया हुआ 12, इसका 16, इसका 18, सॉरी 18, 12, 16, 18, 18, 12, 16, 18। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 18, 12, 16, 18, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 7.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2.4, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4.8, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1.8, ठीक है ना। अब आपको इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 16.2, और आंसर क्या आना था आपका 16.2, ठीक है। तो ये सबसे इजी है, मार्जिन तो सबसे इजी है। क्यों, क्योंकि मार्जिन में देखो ना अमाउंट भी दे दिया है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे दिया है, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया है, ये आपका दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको अपने के बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो के का वैल्यू दे दिया है और अमाउंट दे दिया है, लेकिन जब हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, तो एवरेज में क्या है, अमाउंट तो दिया रहेगा लेकिन अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। अमाउंट एवरेज में, एवरेज जब मैं सिखाऊंगा ना, तो अपने को ये निकालना पड़ेगा, ये अपने को निकालना पड़ेगा, ये तो हमेशा आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप एवरेज करोगे तो एवरेज में एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा। क्या स्टेप आएगा? वेट तो निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जब भी मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा ना, तो आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको उससे मतलब है। तो आपने ये सारा अमाउंट, ये सारा नाम लिखा, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर, इसको बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, अब इसको ऐड कर दोगे, आएगा 10,000, 10,000। ठीक है, अब निकालोगे वेट, तो कैसे वेट निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू। ठीक है, फिर करोगे 4,000 इक्वल, फिर करोगे 2,000 इक्वल, 3,000 इक्वल, 1,000 इक्वल। तो ये आपका 0.4, 0.2, 0.3, 0.1। ठीक है, ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ 18, 12, 16, 18। देखो क्वेश्चन में 18, 12, 16, 18 कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी लिखो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा टोटल कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा ये सबको ऐड कर दो, आ जाएगा 16.2, 16.2। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब तुम लोग को मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 13। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता था। ठीक है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता, 13 वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता, ध्यान सुनना। आपका दिया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो जब भी क्वेश्चन में ना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया रहे तो ऑलवेज प्रेफर मार्केट वैल्यू, ऑलवेज प्रेफर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया करके, तो आपको ऑलवेज क्या फॉलो करना है? मार्केट वैल्यू फॉलो करना। तुम देखो मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि आज के दिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, या आज के दिन अगर मैं इक्विटी इशू करूंगा, या आज के दिन अगर मैं डिबेंचर इशू करूंगा, तो मुझे ये वाला पैसा मिलेगा, ये वाला पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का सिंपल मतलब है कि अगर आज के दिन आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, या रिजर्व सेव करते हो, या डिबेंचर इशू करते हो, तो आपको ये पैसा मिलने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू। तो जो पैसा आज के दिन मिलने वाला है हम वही कंसीडर करेंगे, हम बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने बुक वैल्यू क्यों दिया है? बुक वैल्यू का बस एक काम है, पता क्या है? ये जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। ये रिजर्व एंड सरप्लस किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। दोनों तो इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। ये भी किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक है, तो सर बोलना क्या चाहता हूं मैं? ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, इसका मार्केट वैल्यू नहीं होता है। देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इसका तो मार्केट वैल्यू होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मार्केट वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके मार्केट वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली जो बुक वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल का, और जो रिजर्व एंड शेयर का बुक वैल्यू है, दोनों का निकाल लेंगे रेशियो। जो बुक वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल का और जो रिजर्व एंड सरप्लस का बुक वैल्यू है, दोनों निकालेंगे रेशियो। जो रेशियो आ जाएगा उस रेशियो को डिवाइड कर देंगे 4,50,000 से, तो निकल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, मतलब मैं आपको सिर्फ दो चीज बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो 4,50,000 है ना, ये 4,50,000 मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये जो 4,50,000 है ना, 450 विच इज आवर मार्केट वैल्यू। इसी मार्केट वैल्यू से ना अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अपने को रिजर्व एंड सरप्लस का भी मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो 4,50,000 है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का नहीं है। ये जो 4,50,000 है, इस 4,50,000 में से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा और रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट दिया है मार्केट वैल्यू 4,50,000, इसी 4,50,000 में इक्विटी शेयर कैपिटल का भी मार्केट वैल्यू है, इसी 4,50,000 में आपका रिजर्व एंड सरप्लस का भी मार्केट वैल्यू है। दोनों का मिला के मार्केट वैल्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट वैल्यू
जो होता है ना वो कंपनी के रिजर्व और कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कंपनी ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी का ओवरऑल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये सब देख करके ही मार्केट वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो ये जो 4,50,000 है दोस्तों, याद रखिएगा ये 4,50,000 है। इस 4,50,000 में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड है और आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लूड है। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर कैसे होगा, कैसे होगा? तो सिंपली क्या करेंगे ना, अपने 2,50,000 और 1,50,000 ये मेरा क्या है, बुक वैल्यू है, ये मेरा बुक वैल्यू है। तो 2,50,000 और 1,50,000 का निकालेंगे रेशियो, तो आएगा 5:3। आया ना 5:3? तो सिंपली क्या करेंगे, इस 4,50,000 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ऑलवेज अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है तो ऑलवेज फॉलो मार्केट वैल्यू। तो आइए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, ये सब मैं क्लास में कराया हूँ। आइए मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्किंग समझता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्या वर्किंग नोट 1 रहेगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व सरप्लस। कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो 4,50,000 दिया है मार्केट वैल्यू इक्विटी कैपिटल का, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इंक्लूड है, क्योंकि मार्केट वैल्यू दोनों को देख के डिसाइड करते हैं, इसलिए दोनों इंक्लूड है। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से निकालना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अलग से निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बनाया पहला पहला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे निकालोगे? सिंपली आपका जो बुक वैल्यू है, देखो ना, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो 2,50,000 और 1,50,000 दोनों का रेशियो क्या आएगा, 5:3। 5:3। अब ये जो 4,50,000 है इसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता कैसे रेशियो निकालते हैं, 5/8 3/8। तो आएगा 2,81,250, 1,68,750, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको मैंने मार्जिनल कॉस्ट में क्या फॉर्मूला सिखाया था, आइटम्स या पर्टिकुलर, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल कॉस्ट, यही था ना। तो आइटम में क्या लिखेंगे, देखो आइटम में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा, चाहे मार्जिनल कॉस्ट का सम्स हो चाहे वेटेड एवरेज कॉस्ट का सम्स हो, आइटम यही चार 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 आइटम आएगा, चार आइटम आएगा। एक इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, एक प्रेफरेंस आएगा, एक रिजर्व सरप्लस आएगा, एक डिबेंचर आएगा, ठीक है। अब देखना इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू, याद रखिएगा मार्केट वैल्यू आता है, ये ऑलवेज मार्केट वैल्यू ही होता है, ये ऑलवेज मार्केट वैल्यू ही होगा दोस्तों, याद रखिएगा मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू आया था 2,81,250, देखो 2,81,250। रिजर्व एंड सरप्लस का आया था 1,68,750, देख लो 1,68,750, ठीक है। ये बुक ये पीडीएफ में शेयर करूंगा सोल्यूशन का, टेंशन मत लो। प्रेफरेंशियल का मार्केट वैल्यू 45,000 बुक में दिया हुआ है। देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, देखो ये तो मैंने समझा दिया, ये भी क्लीन कर देता हूँ। देखो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू दिया 45,000, तो देख लो यहाँ पे इसका 45,000 दिया हुआ है, ठीक है। डिबेंचर का ही मार्केट वैल्यू दिया 1,45,000, देख लो डिबेंचर का भी मार्केट वैल्यू 1,45,000, ये दे दिया है आपका, ठीक है, ये आपका दे दिया है। बस याद रखिएगा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसमें से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अलग करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करोगे, जो बुक वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू दिया है उसका निकालोगे रेशियो और उसी रेशियो में डिवाइड कर दोगे, बस यही यही एक्स्ट्रा आपको सीखना था, यही एक्स्ट्रा आपको सीखना था वेटेड एवरेज कैपिटल में। तो देखिए सर हमारा दो हो गया, हमारा आइटम भी हो गया, अमाउंट भी हो गया। अब निकालेंगे वेट, वेट निकालने का तरीका मैं आपको बताया था, पहले आप इसको ऐड करोगे, ऐड करो, ऐड मेरे साथ करोगे, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो मेरे साथ ऐड करो। सबको ऐड करने के बाद आने वाला है 6,40,000, सबको ऐड करने के बाद आने वाला है 6,40,000। देखो वन, याद करिएगा कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6,40,000, फिर इनटू इनटू, फिर दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल। तो सिंपली कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, 1 डिवाइडेड बाई 6,40,000 हुआ, फिर करोगे दो बार इनटू इनटू इनटू, हो गया। अब करोगे 2,81,250, 2,81,250 इक्वल करोगे तो देखना 0.439, 0.439,
फिर करोगे 45,000 इक्वल, 45,000 इक्वल, देखो ना 0.070, फिर करोगे 1,68,750 इक्वल करोगे 0.264, फिर 1,45,000 इक्वल करोगे, सॉरी आएगा 0.227, इसको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, इसको ऐड करोगे देखना 1 आएगा। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने क्या बोला, मार्जिनल में ये के दिया हुआ था, बट वेटेड में ये के निकालना पड़ेगा। तो अपने को अब इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा, प्रेफरेंस से निकालना पड़ेगा, रिजर्व निकालना पड़ेगा, डिबेंचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे इक्विटी, सबसे पहले निकालेंगे इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, अब यही समझ जाओगे खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। सुनो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब हो गया D1, मतलब जब भी आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोलेगा तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगेगा। जब भी बोलेगा ना एक्सपेक्टेड डिविडेंड या एक्सपेक्टेड अर्निंग, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगेगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग होगा तो एक्सपेक्टेड अर्निंग का बात होगा तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे D1 की बात हो गई, तो ये हमारा क्या है, D1 है। डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8%, डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8%, ये मेरा क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो अपने को D1 मिल गया, डिवाइडेड बाई करेंगे P0 प्लस करेंगे G, तो D1 तो पता चल गया, G पता चल गया, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए अपने को मार्केट वैल्यू देखेंगे, तो कैसे निकालोगे करंट मार्केट प्राइस, ध्यान समझना, ध्यान समझना। हमारा टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, 1,25,000, 1,25,000, सॉरी मार्केट प्राइस कितना है 25,000, 25,000 हमारा, अरे नंबर ऑफ शेयर कितना है 25,000, सॉरी नंबर ऑफ शेयर कितना है 25,000, इस 25,000 का मार्केट वैल्यू कितना है 4,50,000, 25,000 शेयर का, 25,000 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 4,50,000, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो आ जाएगा मार्केट वैल्यू एक शेयर का। तो भैया 4,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000 तो आएगा 18 रुपया, तो 18 रुपया हो जाएगा मेरा मार्केट वैल्यू। ठीक है, कैसे मैंने मार्केट मार्केट वैल्यू याद रखिएगा, मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको ऑलवेज मार्केट वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से। अब वो नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ शेयर इक्विटी भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ डिबेंचर भी हो सकता है। ऑलवेज मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर और नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, तो अपने को देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला लगेगा, क्या है D1 प्लस G डिवाइडेड बाई P0। ठीक है, तो D1 तो पता है 1.4, देखो ना D1 पता है 1.4। ठीक है, 18 में निकाल के दिखाया, तभी दिखा देता हूँ तुमको। G पता है 8% था, तो 8% का मतलब क्या होता है 0.08, अरे 8% का मतलब क्या होता है 0.08, यहाँ हो जाएगा 0.08। ठीक है, अब निकालेंगे ये 18, 18 निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा 18, देखो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो कैसे निकालोगे, करंट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर, तो करंट वैल्यू कितना था 4,50,000, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है आपका 25,000, दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 18, तो यहाँ हो गया 18। अब इसको डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना, आएगा 15.78, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा 15.78, तो यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने भी लिख देंगे 15.78, रिजर्व एंड सरप्लस सामने भी सेम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों किससे बिलोंग करते हैं, दोनों किससे बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो अगर ये जो 15.78 आया है तो ये दोनों से बिलोंग करेगा, इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा, तो 15.78 यहाँ भी लिखोगे, 15.78 यहाँ भी लिखोगे। ठीक है, बस समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला पुट करना था, ग्रोथ मॉडल, तो D1 प्लस P0 प्लस G। ठीक है, D1 दिया हुआ था, G दिया हुआ था, P0 निकालने के लिए सिंपली क्या किया, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, तो 18 यहाँ ला दिए, आया 17.8, तो ये जो 17.8 आया अब ये दोनों से बिलोंग करेगा,
क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है, ये जो रेट आया है ये इक्विटी शेयर कैपिटल से भी बिलोंग करेगा और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों से बिलोंग करेगा। तो देख लीजिएगा, यहां भी हो गया सेम, यहां भी हो गया सेम। ठीक है, ठीक है। अब किसका निकालना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समझाते हैं, चलिए। ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपका दिया है 100 आपका प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है, 13% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो 100 का 13 याद करो, प्रेफरेंस शेयर पहले चेक करो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर है ये रिडीम होगा आफ्टर 5 ईयर एट ए पार। एट ए पार मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, ठीक है। तो जब फेस वैल्यू पे रिडीम होगा तो मेरा फेस वैल्यू क्या है, मेरा फेस वैल्यू क्या है, तो 100, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे रिडीमेबल का फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला, याद है आपको, ये वाला फॉर्मूला की बात हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, क्योंकि देखो ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो जब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हुआ है तो प्रेफरेंस डिविडेंड में 1+T करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर नहीं दिया हुआ है तो 1+T करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे 100। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अब देखो ना, आपका बोला है जो प्रेफरेंशियल वो रिडीम हो रहा है एट पार, एट पार मतलब रिडीमेबल वैल्यू है आपका फेस वैल्यू, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका फेस वैल्यू, क्योंकि पार बोला है ना। अब बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस कैसे निकालोगे, 100 का 13% मतलब 13 रुपया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13 रुपया, इसका वैल्यू हो जाएगा 100 रुपया। माइनस करते हैं नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड कैसे निकालोगे, देखो नेट प्रोसीड निकालने का ना क्वेश्चन में तो और कुछ तो बोला नहीं, तो नेट प्रोसीड निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, ये जो मार्केट वैल्यू है ना 45,000, इसी को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। मतलब क्या है, आज के डेट पे अगर 5,000 सॉरी आज के डेट पे अगर 500 शेयर इशू करोगे तो 45,000 रुपया मिलेगा। तो भाई अगर मैं 500 प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा तो मुझे 45,000 मिलेगा। तो एक प्रेफरेंस शेयर के बदले कितना मिलेगा, 45,000 डिवाइडेड बाई 500, तो आ जाएगा आपका नेट प्रोसीड 45,000 डिवाइड बाई 500 आएगा 90 रुपया। तो आज के दिन पे मेरा नेट प्रोसीड कितना है, 90 रुपया। तो नेट प्रोसीड हो गया मेरा 90 रुपया, और एन कितना दिया हुआ 5, ठीक है। आइए आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, सोल्यूशन दिखाता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखिए, डी प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड 2 इंटू 100, सेम फॉर्मूला, ठीक है। डिविडेंड क्या था 100, तो 100 का 13% कितना होगा 13 रुपया, ठीक है। प्लस हमारा बोला था जो रिडीमेबल वैल्यू है वो पार पे रिडीम करेंगे, तो पार मतलब फेस वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा हमारा जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, क्योंकि रिडीमेबल का मतलब क्या है कि 5 साल के बाद हम फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। तो फेस वैल्यू कितना था, पार मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 100 रुपया, 100 रुपया डाल दिए, माइनस करेंगे 90, 90 मेरा क्या नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था नेट प्रोसीड निकालने का बेस्ट तरीका है, ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, करंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो करंट वैल्यू कितना है 45,000, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, आ जाएगा 90 रुपया। तो ये हो जाएगा 90 रुपया आपका नेट प्रोसीड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर क्या था 5, डिवाइडेड बाई आरवी कितना था 100, एनपी कितना था 90, डिवाइड बाई 2 इंटू कर दोगे 100 आएगा 15.78, 15.78 ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ भी देखो 15.78 आएगा, यहाँ भी देखो 15.78 आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब निकालेंगे डेबेंचर, डेबेंचर आइए डेबेंचर की बात करते हैं। डेबेंचर रिडीम करेंगे 6 साल के बाद एट ए पार वैल्यू पे डिबेंचर रिडीम करेंगे, ठीक है। और टैक्स रेट यहाँ पे दिया 50%, टैक्स रेट दिया 50%। तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे रिडीमेबल का है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेगा, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस
रिडीमेबल वैल्यू, चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ फॉर्मूला, थोड़ा तुमको दिखाई देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर का। देखो ना, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड 2 इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिएगा। ये आपका है 100 रुपया फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का 14% कितना होगा, 14 रुपया। तो देखो यहाँ पे हो गया 14 रुपया, देखो हो गया 14 रुपया माइनस वन माइनस टैक्स, तो वन माइनस टैक्स, टैक्स कितना 50%, तो 50% मतलब क्या होगा 0.5 प्लस। बात करते हैं रिडीमेबल वैल्यू आरवी, तो आरवी कितना होगा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितना था 100, तो 100 हो गया, क्योंकि कुछ नहीं बोलता है तो पार वैल्यू मानते हैं, और क्वेश्चन में पार वैल्यू बोल दिया तो पार का मतलब क्या होता है फेस वैल्यू, तो आरबी हो गया फेस वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नेट प्रोसीड निकालने क्वेश्चन तुमको मैंने बताया है, करंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर से। तो करंट वैल्यू कितना है 1,45,000 डिवाइडेड बाई 1500 कितना रहा 96.67, ये आपका हो गया नेट प्रोसीड। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि 1500 डिबेंचर अगर आज के दिन इशू करोगे, 1500 डिबेंचर अगर आज के दिन इशू करोगे तो इतना पैसा मिलने वाला है। तो 1500 इशू करके अगर ये पैसा मिल रहा है तो एक शेयर पे कितना मिलेगा, डिवाइड कर दोगे 1500 से तो आ जाएगा एक शेयर, एक डिबेंचर का वैल्यू आ जाएगा। तो 1,45,000 को डिवाइड कर दोगे 1500 से आ जाएगा 96.67। ठीक है, ये हो गया, तो आपका नेट प्रोसीड होगा 96.67। नंबर ऑफ ईयर कितना था 6। फिर करेंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देंगे 100। इसको सॉल्व करके तो मैंने स्टार लगाया है, तो इसको सॉल्व करके ये अमाउंट आ रहा है 7.68। इसको यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके आएगा 6.78, 6.78। तो देखो यहाँ पे आ गया 6.78, 6.78। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है आपको पता ही, सिंपली क्या करना है, वेट इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, 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 तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 13.94 अप्रॉक्स, और यही आपका आंसर होगा 13.94। देख लो आंसर, ये था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, अब याद रखिएगा जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ठीक है ना, जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, यही कभी कभी एक्सपेक्टेड अर्निंग भी आ जाता है, एक्सपेक्टेड अर्निंग भी आ जाता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको वैक सिखा दिया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, डिबेंचर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, बाकी मैं लक्ष्य वेदी आपको शेयर करूंगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, आप वो सॉल्यूशन देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लक्ष्य वेदी में ही सॉल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं वर्किंग कैपिटल का पार्ट भी अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लंबा सीरीज नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वर्किंग कैपिटल पार्ट बी। ठीक है दोस्तों।